नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। साथियों, ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स आपके लिए हाजिर हैं। हमारे परिवार ट्रू एग्ज़ाम की कई घंटों की मेहनत के बाद ये वीडियो आपके लिए हाजिर है। इस वीडियो में पूरे एनसीईआरटी नोट्स का निचोड़ है। इसको देखने के बाद आप निश्चित ही 15 में से 13-14 नंबर स्कोर कर पाएंगे। ये संपूर्ण नोट्स हैं, इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना भरोसा करके आप इस वीडियो को 2 से 3 बार एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी घंटों की मेहनत है ये। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और नीचे अच्छी सी कोई कमेंट कर दीजिएगा, आपको यहाँ से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसको पूरा सही से अच्छे से देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहिए। साथियों, सबसे पहले हम पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के एनसीईआरटी नोट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, जिंगसा के खेल में चित्रों के टुकड़ों को मिलाते हैं। जिंगसा यानी पजल होता है, उसमें छोटे छोटे चित्रों के टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ा चित्र बनाते हैं। इसे ही जिंगसा का खेल कहते हैं। अगला पॉइंट है, सूखे पत्तों से चित्र बनाने वाले कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के हैं। तो जो सूखे पत्तों से चित्र बनाते हैं वो विष्णु चिंचालकर हैं। अगला पॉइंट है, हमारा पहला स्कूल परिवार है, सबसे पहले यहीं से सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं, जो बालक होता है, उसका सबसे पहला स्कूल कहेंगे वो परिवार को, क्योंकि वो परिवार से ही सबसे पहले सीखना आरंभ करता है, इसलिए परिवार को ही पहला स्कूल कहते हैं। अगला पॉइंट है, चूहों में देखने की क्षमता कम, वहीं सूंघने और स्वाद की क्षमताएं तीव्र होती हैं। चूहों को हमसे कम दिखाई देता है, लेकिन वो हमसे अधिक सूंघ सकते हैं और उनकी स्वाद की क्षमताएं भी हमसे तीव्र होती हैं। अगला पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में लगभग पूछा जाता रहता है। हांगकांग के लोगों को सांप खाना बहुत पसंद है। वहाँ सांप के मांस को लिंग हु फेन कहते हैं। तो जो लिंग हु फेन है वो सांप का मांस है और हांगकांग के लोगों को खाना बहुत पसंद है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, कश्मीर के लोगों को सरसों के तेल में बनी मछली बहुत पसंद होती है। तो कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल के लोगों को नारियल बहुत पसंद होता है। केरल में ज़मीन के नीचे टैपियोका मिलता है, इसे केरल के लोग नारियल की करी के साथ उबालकर खाते हैं। तो केरल में नारियल बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि वहाँ नारियल ही ज़्यादा होते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं वो जहाँ ज़्यादा पाई जाएंगी वहीं वो पसंद की जाती हैं। जैसे नारियल केरल में बहुत ही अधिक होता है, तो वहाँ पे हर डिश में वो लोग यूज़ करते हैं नारियल का। तो जो ज़मीन के नीचे टैपियोका मिलता है केरल में, उसको वो लोग नारियल की करी के साथ उबाल कर खाते हैं। अगला पॉइंट है, तोता हरी मिर्च खाता है, वहीं गिद्ध मरे हुए जानवर खाकर जगह साफ़ करता है। तोता जो है उसे हरी मिर्च खाना पसंद है, और जो गिद्ध होते हैं वो जैसे कोई जानवर आसपास मर जाता है या फिर सड़ा हुआ कोई जानवर पड़ा रहता है तो उसे गिद्ध खा लेते हैं और वातावरण को साफ़ कर देते हैं। क्योंकि अगर वो मरा हुआ जीव पड़ा रहेगा तो उससे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाएंगे, जिनसे बीमारियाँ फैलेंगी। तो ये गिद्ध उनको खाकर वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। आगे का पॉइंट है, उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमाता रहता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है, तो वो उल्लू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं। पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पुराने पंख उड़ जाते हैं और नए आ जाते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उनको उड़ने में सहायता करते हैं। इसके अलावा उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं, और जो पंख होते हैं वो समय समय पर झड़ जाते हैं या उड़ जाते हैं। उसके बाद नए पंख भी आ जाते हैं। जैसे कभी कभार आप बाहर जाते होंगे तो देखा होगा आपके कपड़ों पे आके पंख गिर जाता है, या फिर कभी कभार घर में भी उड़ के आ जाते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते भी चलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री में होता है, फिर भी आप लोगों को वीडियो लाइक करना चाहिए और अच्छे से कमेंट्स भी। चलिए आगे का पॉइंट देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि बनाई थी। वे फ्रांस के निवासी थे। इस लिपि में 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं जिन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। तो जो ब्रेल लिपि है उसका जो विकास किया था वो फ्रांस के निवासी थे, लुई ब्रेल। उन्होंने ब्रेल लिपि बनाई थी। इसमें क्या होता है, 6 उभरे हुए अक्षर होते हैं, बिंदु होते हैं जिन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। तो ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुई जो लोग अंधे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। आपसे बार बार लाइक बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि क्योंकि कोई करता ही नहीं है। काफ़ी मेहनत से चीज़ें बनाई जाती हैं आपके लिए ही, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, आप भूल जाते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। आजकल ब्रेल लिपि कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित हो चुकी है और ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जाती है। आगे का पॉइंट है कचनार के फूल, कमल ककड़ी, करी पत्ता, सहजन की फली खाने की चीज़ों के नाम हैं। जैसे बाई चांस सीक्रेट में आ गया कि कचनार के फूल क्या है या फिर कुछ भी, तो आप उसे फूल समझ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब खाने की चीज़ें हैं। कचनार के फूल, कमल ककड़ी, करी पत्ता, सहजन की फली, ये सब खाने की चीज़ों के नाम हैं। आगे दिया हुआ है स्टापू खेल में ठिप्पी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप गांव से संबंधित हैं तो आपने छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा होगा। लंगड़ी जिसे बोलते हैं, छोटा सा एक वो ले लेते हैं, मतलब कंकड़ सा, उसको डाल के फिर वो खेलते हैं, तो वो जो डालते हैं उसको ठिप्पी बोला जाता है। तो ये लंगड़ी का खेल जो होता है उसे स्टापू कहते हैं। आगे दिया हुआ है स्टापू, पिट्ठू, अष्टा, चंगा, पे आदि स्थानीय नाम हैं, स्थानीय खेल हैं। मतलब ये जो नाम आपके सामने दिए हुए हैं, स्टापू, पिट्ठू, अष्टा, चंगा, पे, ये सब स्थानीय खेलों के नाम हैं। उसके आगे का जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता रहता है सीटेट में। असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊपर बने होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा 10 से 12 फुट ऊंचे घर कहाँ पे बने होते हैं, तो वो असम में बने होते हैं, और वो भी बांस के मजबूत खंभों पर बनते हैं। तो असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे घर बनाए जाते हैं, और वो भी मजबूत बांस के खंभों पर। अगला पॉइंट है मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। तो मनाली में पत्थर या लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत है और बर्फ़ भी बहुत गिरती है, इसलिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, यहाँ गर्मी भी बहुत पड़ती है। यहाँ घर मिट्टी के बने होते हैं, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। अब राजस्थान में क्या है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, रेतीला एरिया है पूरा, तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और बारिश भी बहुत कम होती है। इसलिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने घरों को मिट्टी से बनाते हैं। मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें होती हैं और छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। वहीं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में इलायची और बादाम पड़ा हुआ कहवा पिया जाता है। तो जो इलायची और बादाम पड़ा हुआ कहवा वो श्रीनगर में पिया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है डल झील, जो कि श्रीनगर में है। वहाँ हाउस बोट चलाई जाती है, या उसे सिकरा भी बोलते हैं। तो डल झील में क्या चलाई जाती है, सिकरा या फिर हाउस बोट। राजस्थान में बावड़ी में पानी का संचय किया जाता है। इसके अलावा आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाँका बनाते हैं, जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं। टाँके को ढक्कन से बंद रखते हैं। अब देखिए राजस्थान पूरा रेगिस्तान है वहाँ पे, तो बारिश कम होती है, पानी की भी कमी है, तो वहाँ पे बावड़ी बना के पानी का संचय किया जाता है, पानी को इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा बारिश का जो पानी है उसे भी वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं, टाँका बनाते हैं, फिर इसको ढक कर रखते हैं। तो ये थे यहाँ तक कक्षा 3 के NCERT के नोट्स। आई थिंक आपको बहुत समझ में आए होंगे। आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा। आगे हम कक्षा 4 के NCERT नोट्स डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ से कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के नोट्स शुरू हो गए हैं। पहला पॉइंट है असम में बारिश बहुत होती है, स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा सीटेट में क्वेश्चन बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग कहाँ किया जाता है स्कूल जाने के लिए, तो वो असम में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लद्दाख में स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। ट्रॉली, जो कि लकड़ी से बना हुआ झूला होता है, उसकी मदद से नदी पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो लद्दाख जो है वहाँ पे पूरा मतलब पहाड़ और ये सब होता है आसपास, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, तो ऊपर आसमान से एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे ऊपर ऊपर तार लगे होते हैं, उसी में झूला टाइप का लटका होता है ट्राली, उसी में बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। केरल के कुछ भागों में पानी को पार करने के लिए बच्चे वल्लम में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। केरल में क्या होता है, जैसे कुछ जगह पे जहाँ पे पानी भरा है तो वहाँ पे वल्लम का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो वल्लम जो होती है वो एक लकड़ी की छोटी नाव होती है, उसी में बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। कहाँ, केरल में। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में रेत होती है, वहाँ बच्चे ऊँट गाड़ी से स्कूल जाते हैं।
अब राजस्थान में ऊँट ही मतलब ऐसा पशु है जो इधर उधर जाने के लिए प्रयोग किया जाता है यातायात के साधन के रूप में। तो उसी के मतलब ऊँट गाड़ी जो होती है उसी से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये जो आपने ऊपर के पॉइंट्स देखे ये कुछ इस तरीके से था कि मतलब बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं अलग अलग जगहों पर। तो इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे का पॉइंट है गांव एवं मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी से बच्चे स्कूल जाते हैं। मैदानी इलाका जैसे कि जहां हम लोग रहते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बैलगाड़ी से स्कूल जाते हैं। ये हालांकि पहले के हिसाब से बना है, ये बच्चों के छोटे बच्चों का कक्षा 4 का ये चैप्टर है, उसमें ये सब दिया हुआ है। आजकल की सुविधाओं को ना देखते हुए ये पुराने ज़माने के हिसाब से बना है। तो उसमें ही बताया गया कि मैदानी इलाकों में बच्चे बैलगाड़ी से स्कूल जाते हैं। तो आपको इसी हिसाब से याद करके चलना है। गुजरात में जुगाड़ चलती है, ये आगे से मोटर बाइक की तरह तथा पीछे से लकड़ी के फट्टों की बनी होती है। तो गुजरात में क्या है, जुगाड़ चलती है। जुगाड़ एक तरीके की मोटर बाइक जैसी होती है, तो वो मतलब वो लकड़ी के फट्टों की भी पीछे से बनी होती है। तो इसे मतलब आपसे पूछा जाए कि जुगाड़ कहाँ चलती है तो आपको याद रखना है गुजरात में, बस। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर से नहीं दिखाई नहीं देते, जैसे पक्षी, मगरमच्छ, छिपकली, उनके भी कान होते हैं। तो जैसे आपने बहुत से ऐसे जानवर देखे होंगे जिनके कान आपको नहीं दिखाई देते हैं। पक्षी हो गए आपके यहाँ, छिपकली या फिर मगरमच्छ को आपने देखा होगा तो उनके कान नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भी कान विकसित होते हैं, वो अंदरूनी होते हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि जो जानवर होते हैं उनके जो खाल पर डिज़ाइन बनी होती है, जैसे आपने गिलहरी को देखा होगा उसकी पीठ पे डिज़ाइन सी बनी होती है, तो एक्चुअल में डिज़ाइन नहीं होती है, वो उसके बालों की बाल होते हैं, तो उन्हीं के कारण हो गई होती है। अलग अलग कलर के बाल होते हैं, इसलिए अलग अलग कलर के। जैसे आपने जेब्रा देखा होगा तो जेब्रा की पीठ पे भी वो जो लाइंस होती हैं वो एक्चुअली में उसके नीचे से नहीं होती हैं, वो उसके बालों की डिज़ाइन ही होती है इस तरीके से। आगे का पॉइंट देखते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जैसे आपने गाय भैंस को देखा होगा तो उनके कान बाहर से दिखाई देते हैं और उनके शरीर पे बाल भी होते हैं, तो वो बच्चे को जन्म देते हैं। वहीं जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते और उनके शरीर पर बाल नहीं होते तो वे अंडे देते हैं, जैसे कि छिपकली और मगरमच्छ। अगला पॉइंट है हाथी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी है हाथी के बारे में जितने भी पॉइंट्स यहाँ नीचे तक दिए हुए हैं ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसे ही लिख के आ जाते हैं आपके ऑप्शंस में। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हाथी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाथी से काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हाथी जो होता है वो मतलब एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, ये दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी व कीचड़ से खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर ये अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथी झुंड में रहते हैं, झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, फिर वो झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल व सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये इतने पॉइंट थे हाथी के बारे में। तो ये आपको ये एक एक करके पॉइंट में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो एक हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते व झाड़ी खा सकता है। इसके अलावा जो हाथी होते हैं उनको आराम करना ज़्यादा पसंद नहीं होता, वो सिर्फ 2 से 4 घंटे ही दिन में सोते हैं। हाथी को पानी व कीचड़ से खेलना पसंद होता है, क्योंकि उनके मतलब शरीर भारी होता है, उन्हें बहुत गर्मी लगती है, तो वो कीचड़ में इसलिए खेलते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक पहुंचती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर ये उन्हें हिलाता है, हवा करता है। हाथी झुंड में रहते हैं और उस झुंड में भी हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, उसमें मेल हाथी नहीं पाए जाते हैं। और जो वो झुंड होता है उसमें जो सबसे बूढ़ी हथिनी होती है, जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है, वो उसकी नेता होती है पूरे झुंड की। और झुंड में सिर्फ हथिनियाँ और बच्चे ही होते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं।
हाथी 14 से 15 साल तक ही एक झुंड में रहते हैं। 14 से 15 साल के बाद वे झुंड से अलग हो जाते हैं, जो मेल हाथी होता है, और अकेले रहने लगता है। लेकिन वे एक दूसरे की परेशानी में एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे बच्चे कभी कभार आपने देखा होगा गिर जाते हैं तालाब में या फिर कहीं भी फंस जाते हैं, तो ऐसे में हाथी मदद के लिए आता है। भले ही वो अलग रहता है लेकिन वो फिर मदद के लिए आता है। और झुंड में जो हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, और वो भी मतलब जो हथनियाँ होती हैं उनमें भी जो सबसे बूढ़ी बुजुर्ग हथनी होती है वो उनकी नेता होती है। आई थिंक आपको हाथी के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करते चलिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों हमने जितने भी घंटे से मतलब मेहनत करके वीडियो बनाया है, तो आप जब लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि इतने लोगों ने लाइक किया, इतने लोगों ने हमारे काम को पसंद किया। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव है। राजस्थान का जो जोधपुर है वहाँ पे खेजड़ली गांव है। यहाँ के लोगों को विश्नोई कहते हैं। ये पेड़ व जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी इनका इलाका हरा भरा है। बताइए, मतलब जो राजस्थान का जोधपुर है वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ली। यहाँ के जो लोग होते हैं उनको विश्नोई बोला जाता है। तो ये लोग पेड़ और जानवरों की काफ़ी रक्षा करते हैं शिकार से, और पेड़ों को काटे जाने से बचाते हैं। तो जो रेगिस्तान में भी ये इलाका होने के बावजूद इतना हरा भरा है। तो ये था। आगे देखते हैं। खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल से दवा बनती है और लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनती है और पत्तियाँ जानवर खाते हैं। बताइए कितना मतलब महत्वपूर्ण पौधा है वहाँ के लिए। मतलब जो खेजड़ी पेड़ होता है वो ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी भी ज़रूरत नहीं है, जल्दी बड़ा हो जाता होगा, पानी भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ इसकी जो छाल होती है उससे दवा बन सकती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इसके अलावा इसकी पेड़ की जो फलियाँ होती हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है और पत्तियाँ जानवर खा लेते हैं। तो ये कुछ था खेजड़ी पेड़ के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर ज़िला बिहार में आता है। आगे दिया हुआ है, अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा है। चमकता सितारा क्या होता है? गर्ल स्टार। चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। तो अनीता कुशवाहा जो हैं वो एक चमकता सितारा हैं। आपसे पूछा जा सकता है सीटेट में। हर बच्चे को पढ़ाई का हक है, वह 8वीं तक की पढ़ाई मुफ्त में कर सकता है। तो ये आपको पता ही होगा कि हर बच्चा 8वीं तक की पढ़ाई मुफ्त में कर सकता है। ये सभी बच्चों का हक है। आगे दिया हुआ है मधुमक्खी पालन के बारे में। जैसे अभी मैंने आपको हाथी के बारे में कई पॉइंट्स बताए थे, उसी तरीके से मधुमक्खी के बारे में जितने भी पॉइंट्स दिए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर बार सीटेट में हाथी और मधुमक्खी से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे मधुमक्खी के बारे में जितने भी पॉइंट्स दिए हैं ये हम देखते हैं बारी बारी से। मधुमक्खी को पालकर शहद बनाने का काम किया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय यही है। आपसे पूछा जाएगा मधुमक्खी पालन का समय के लिए सबसे अच्छा मतलब कौन सा महीना है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक, क्योंकि उस टाइम पे वो अंडे देती हैं और यही उनके पालने का सबसे सही समय है। आगे दिया हुआ है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ये मधुमक्खियों को लुभाते हैं। हालांकि मधुमक्खियाँ हर तरह के फूलों पर बैठती हैं, लेकिन लीची के जो फूल होते हैं वो उनको काफ़ी लुभाते हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते की काम करने वाली मक्खियाँ शहद के लिए रस ढूंढती हैं। इसके अलावा छत्ते को बनाने व बच्चों को पालने में भी इनका योगदान रहता है। तो जो छत्ता होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है। इसके अलावा वो क्या करती है, वो अंडे देती है, और कुछ नर मक्खी भी होती हैं। और छत्ते में काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं जो शहद ढूंढ कर लाती हैं। इसके अलावा बच्चों को पालती हैं और इसके साथ ही साथ वो छत्तों को बनाने में मदद करती हैं। तो ये कुछ था। आगे देखते हैं मधुमक्खियों की ही एक तो ये कुछ था मधुमक्खियों के बारे में। अब आगे दिया हुआ है कि मधुमक्खियों की ही तरह चींटी, दीमक, ततैया बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा गाँव में बरैया बोलते हैं, वही ततैया होती है। तो वो जो चींटी, दीमक और ततैया होती हैं इनमें भी काम बटा होता है, जैसे मधुमक्खियों में बटा था। यानी कि इन सब में भी रानी होती है और सैनिक होती हैं, काम करने वाली होती हैं, उसी तरीके से। तो जैसे चींटी की बात करें तो इसमें रानी चींटी अंडे देगी, सिपाही चींटी जो होगी वो बिल का ध्यान रखेगी, और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाएंगी।
और ये सब समूह में रहते हैं। आपने देखा ही होगा, जहाँ से भी मधुमक्खी निकलती हैं, चींटियाँ निकलती हैं, सब झुंड के झुंड निकलती हैं। तो ये सब था। आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। तो गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ जो हैं ये गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है, मडगांव गोवा राज्य में आता है। देखिए यहाँ पे जितने भी गांव या फिर जिस स्टेट के बारे में बात आ रही है इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपसे पूछ लिया कोझिकोड किस राज्य में है, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो लगा लेंगे कि कोझिकोड केरल में है, वहीं मडगांव गोवा में है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। गोवा से जब केरल तक जाते हैं, ये जो कक्षा 4 की एनसीईआरटी की बुक्स है, मतलब बुक है, उसमें जितने भी पॉइंट्स में नहीं दिया है, उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो उसमें जो जो थे वो मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि गोवा से अगर केरल जाएंगे तो रास्ते में कितने सुरंग पड़ेंगे या फिर कितने पुल पड़ेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ेंगे। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। वलियम्मा मतलब जैसे माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को कहते हैं। वहीं अमूम्मा अपनी माँ की माँ को कहते हैं। जो माँ की माँ हुई यानी नानी, उनको अमूम्मा कहते हैं, और माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को वलियम्मा कहते हैं। वहीं चिटप्पन चाचा को कहते हैं, कुजम्मा चाची को कहते हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये मलयालम भाषा में है, ये पूछा जा सकता है कि वलियम्मा किसे कहते हैं, माँ की बड़ी बहन को, अमूम्मा माँ की माँ को, चिटप्पन चाचा जी को, कुजम्मा चाची को। आगे देखते हैं। केरल में फेरी व अन्य नावों का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया जाता है। तो केरल में फेरी जो नाव होती है उसका उपयोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं। आगे पॉइंट दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश के लोग एक विशेष कैंप लगाते हैं। ये जो कैंप होता है इसका क्या काम है, ये कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने का काम करता है। तो आंध्र प्रदेश के लोग एक विशेष कैंप बनाते हैं जो कि शादीशुदा लड़कियां जिनकी कम उम्र में शादी हो गई थी उनको दोबारा स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। चेडूडू, हुतूतू, हाडूडू, घू किटकिट कबड्डी के नाम हैं। ये जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, ये सब कबड्डी के उपनाम हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन आगे का जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान से देखिएगा। ये जो भी पॉइंट्स अभी बताए जाएंगे कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में, इनसे हर बार क्वेश्चन बनता है। तो जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो एक वेट लिफ्टर हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। पहला पॉइंट तो ये कि ये वेट लिफ्टर हैं कर्णम मल्लेश्वरी, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये एक बार में 130 किलो वज़न उठा लेती हैं। 12 वर्ष की उम्र से ही वज़न उठाने लगी थी। ये एक बार में 130 किलो तक वज़न उठा सकती हैं और 12 वर्ष की उम्र से ही वज़न उठाने लगी थी। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। भारत में तो इन्होंने मेडल जीते ही होंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग का ही काम करती हैं, और इनके पिता पुलिस कांस्टेबल हैं। तो ये था कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो ये एक वेट लिफ्टर है जो कि आंध्र प्रदेश की हैं, 130 किलो एक बार में उठा लेती हैं। 12 वर्ष की उम्र से ही वेट लिफ्टिंग करने लगी थी और 29 मेडल जीत चुकी हैं अब तक इंडिया के बाहर। 4 बहनें हैं इनकी, वो भी वेट लिफ्टिंग करती हैं, और इनके पिता पुलिस कांस्टेबल हैं। आगे देखते हैं। ज्वाला, लीला और हीरा तीनों बहनें मुंबई में रहती हैं। ये कबड्डी खेलती हैं और सिखाती हैं। तो ज्वाला, लीला, हीरा जो हैं ये तीनों लोग मुंबई में रहती हैं और कबड्डी खेलती भी हैं और सिखाती भी हैं। सिखाती थीं, अब नहीं सिखाती हैं क्योंकि ये काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। तो ये कबड्डी खेलती थीं और सिखाती भी थीं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रदेश में, किस जगह पे, किस राज्य में फूलों की घाटी है, तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मधुबनी चित्रकला। इसके बारे में जितने भी पॉइंट दिए हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ चीज़ें आपकी एकदम इम्पॉर्टेंट हैं, उनको तो आपको बिल्कुल इग्नोर करना ही नहीं है। उनमें आपकी मधुबनी चित्रकला भी आ जाती है, तो आपको ध्यान से देखना है। मधुबनी चित्रकला ये बिहार के मधुबनी ज़िले की बहुत पुरानी चित्रकला है। तो ये मधुबनी चित्रकला कहाँ है? बिहार राज्य के मधुबनी ज़िले में।
जिले की बहुत पुरानी चित्रकला है। ये चित्रकला पीसे हुए चावल के घोल में खास रंग मिलाकर बनाई जाती है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसमें मतलब कोई बाहर से ख़रीद के रंग केमिकल वाला नहीं यूज़ करते हैं। इसमें जो यूज़ होता है वो चावल का जो घोल होता है उसका, उसमें खास रंग मिलाकर। और वो खास रंग कैसे बनते हैं, ये रंग नील, हल्दी, फूल, पौधे का इस्तेमाल करके बनते हैं। यानी कि ये सब प्राकृतिक तरीके से बनाए जाते हैं। मतलब पीले रंग के लिए हल्दी का यूज़ करते हैं, नीले के लिए नील का, और बाकी रंगों के लिए फूल और पौधों का उपयोग करते हैं। और इस तरह से मधुबनी चित्रकला को बनाते हैं। अब इनके चित्रों में क्या क्या होता है, इनके चित्रों में इंसान, पेड़ पौधे, मछलियाँ, पक्षी, इन सबको वो दर्शाते हैं। और इसके साथ साथ जंतुओं को भी। और कहाँ पर बनाई जाती है, दीवालों पर। जो मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं वो दीवालों पर बनाई जाती हैं। इतना हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है, सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से जब दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में गुड़गांव शहर पड़ता है। कर्नाटक में खूंटी का प्रयोग मिट्टी को नरम करने में किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे खुरपी बोला जाता है, उससे मिट्टी को खोदते हैं फिर नरम करते हैं। वही कर्नाटक में जो खूंटी होती है उससे, मतलब खूंटी से वो लोग नरम करते हैं मिट्टी को। हल को यहाँ कूरिगे कहा जाता है। जो हल होता है जिससे किसान खेत जोतता है तो उसको यहाँ कूरिगे बोला जाता है। आगे देखते हैं। इलिगे की मदद से प्याज से पौधे को अलग करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है पेपर में, इलिगे क्या है। तो इलिगे जो होता है वो प्याज जो होता है, मतलब प्याज के ऊपर जो हरा हरा भाग होता है उसका पौधा, तो प्याज को जब खुदाई कर लेते हैं उसके बाद उस हरे पौधे को अलग करने के लिए कूलिगे का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है ये इलिगे था। इलिगे की मदद से प्याज से पौधे को अलग करते हैं। प्याज का जो बल्ब होता है उसे अलग कर लेते हैं और ऊपर का हरा पौधा हटा देते हैं। किसकी मदद से, इलिगे की मदद से। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, पक्षी अपने घोंसले को केवल अंडे रखने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग अक्सर सोचते हैं कि जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला बना के उसी में रहते हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि पक्षी जो हैं वो घोंसले में रहते नहीं हैं, वो घोंसला इसलिए बनाते ही हैं क्योंकि उसे उसमें अंडे देने होते हैं। तो पक्षी, ये पूछा जा सकता है किस लिए घोंसला बनाते हैं, अंडे देने के लिए। आगे का पॉइंट देख लेते हैं। कलचिड़ी, जिसे इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं, ये कैसे घोंसला बनाती है, ये घास का घोंसला बनाती है जिसमें पौधे की नाजुक टहनी, ऊन, जड़ें, बाल, रुई आदि जैसी नर्म चीज़ों का प्रयोग करती है। तो कलचिड़ी, जिसे इंडियन रॉबिन बोलते हैं, घास का घोंसला बनाती है जिसमें पौधे की नाजुक टहनी, ऊन, जड़ें, बाल, रुई जैसी नर्म चीज़ों का उपयोग करती है। वहीं कौवा की बात करें तो कौवा अपने घोंसले को लोहे के तार व लकड़ी से बनाता है। कौवा जो होता है वो लोहे के तार और लकड़ी से अपना घोंसला बनाता है। कोयल घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। बताइए कोयल कितनी चालाक होती है, वो कौवे के ही घोंसले में अपने अंडे दे देती है और घोंसला नहीं बनाती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। बताइए, मतलब जो कौवा है वो अपना घोंसला लोहे के तारों से और लकड़ी से बनाता है और कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, इसी के घोंसले में अंडे दे देती है और उसके भी बच्चे कौवे के बच्चों के साथ में पलते रहते हैं। तो ये था। आगे देखते हैं। फाख्ता। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पे घोंसला बनाता है। तो फाख्ता पक्षी जो होता है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़, वो भी कांटों से भरी हुई होती है, उस पर अपना घोंसला बनाता है। ऐसा क्यों करता है, शायद वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपने, मतलब जो अंडे देगा वो दुश्मन से बचाने के लिए, कि उसके अंडे कोई खा ना जाए। जैसे सांप आप खा जाते हैं पेड़ों पर चढ़ के, उसी तरीके से तो उसको बचाने के लिए ऐसा करता है। आगे गौरैया के बारे में दिया है। गौरैया ज़्यादातर घरों के किसी भी कोने में अपना घोंसला बना लेती हैं और अलमारी, छत, आईने के पीछे भी बनाती हैं। सेम इसी तरह से कबूतर भी करता है। कबूतर भी अलमारी, छत, आईने के पीछे बना लेता है। तो आपको यहाँ पे कुछ पक्षियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे घोंसला बनाते हैं और कहाँ पर। इनसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा फाख्ता कहाँ घोंसला बनाता है, कौवा अपने घोंसले में क्या क्या चीज़ें प्रयोग करता है, तो ये सब। आगे देख लेते हैं। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे रखती है। तो बसंत गौरी जो होती है उसकी नुकीली चोंच होती है और वो पेड़ का जो तना होता है उसमें ही छेद बना लेती है और उसी में अपने अंडे रख लेती है। आगे दिया हुआ है दर्जिन चिड़िया
पत्ते सीकर अंडे देने का पात्र तैयार करती है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दर्जिन। जो टेलर होता है जैसे कपड़े सिलता है उसी तरीके से दर्जिन होती है चिड़िया, वो पत्तों को सिल लेती है और पत्र जैसा बना लेती है, दोना जैसा बना लेती है, उसी में अपने अंडे रखती है। आगे दिया हुआ है शक्कर खोरा छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। आपने कभी बाहर देखा होगा पेड़ों वेड़ों में लटके हुए घोंसले बने रहते हैं, बल्ब की तरह नीचे को लटके हुए बने रहते हैं, तो वो शक्कर खोरा के घोंसले होते हैं। तो उनको वो मतलब किसी भी झाड़ी या पेड़ की डाली पे लटकता हुआ बनाता है। वीवर पक्षी में नर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर सभी घोंसलों को देखने के बाद सबसे अच्छे वाले घोंसले में अंडे देती है। तो वीवर पक्षी जो होता है उसमें क्या होता है, नर घोंसले बनाते हैं और वो भी जितने भी नर हैं सभी घोंसले बनाते हैं और मादा उनमें से पसंद करती है कौन सा अच्छा घोंसला है, कौन सा मतलब सुरक्षित रहेगा, उसमें वो अंडे देती है। आगे गाय के बारे में दिया हुआ है। गाय के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, पीछे के दांत चपटे व बड़े होते हैं घास को चबाने के लिए। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, पीछे के दांत चपटे व बड़े होते हैं घास को चबाने के लिए। गाय जो होती है उसके मतलब जो दांत होते हैं वो आगे के छोटे होते हैं क्योंकि वो काटने में प्रयोग किए जाते हैं, और जो पीछे के चपटे दांत होते हैं और बड़े होते हैं वो घास को चबाने के लिए। वहीं बिल्ली जो होती है उसके दांत नुकीले होते हैं क्योंकि वो मांस को फाड़ कर खाती है, इसीलिए उसके दांत नुकीले होते हैं। आगे सांप के बारे में दिया हुआ है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह शिकार को निगल कर खाता है। सांप जो है आपने टीवी पे भी देखा होगा अजगर वगैरह को या किसी को, तो वो जो सांप होते हैं चूहे हुए को जब खाते हैं तो निगल जाते हैं, पूरा उसको निगल कर खाते हैं। आगे दिया हुआ है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने व कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो गिलहरी जो होती है उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, जबकि वो काफ़ी मोटी मोटी चीज़ें जैसे अखरोट या फिर बहुत सी चीज़ें काटती रहती है, कुतरती रहती है, जिससे उसके दांत घिसते रहते हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। तो ये गिलहरी के बारे में कुछ था। साथियों, अगले पॉइंट पे जाने से पहले आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। मैं जो वीडियो आपके लिए शूट करता हूँ ये मैं पीछे कमरे में बैठकर बिना पंखा चलाए करता हूँ। अब पंखा क्यों नहीं चलाता हूँ, इसलिए क्योंकि अगर पंखा चलाऊँगा तो स्पीकर पे उसकी आवाज़ आती है तो आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। तो गर्मी में आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ तो लाइक तो कर ही सकते हैं। लाइक बहुत कम आते हैं मेरे वीडियो पे, पता नहीं क्यों। अच्छा कंटेंट देता हूँ उसके बावजूद भी, हालांकि मेरे वीडियो में डिसलाइक भी नहीं आते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आप लोग प्लीज़ लाइक किया कीजिए, लाइक कर देंगे तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है, मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट ला पाता हूँ। और अच्छी सी कमेंट करके जाएंगे नीचे तो मैं अपनी तरफ से उसको हार्ट भी दे देता हूँ और हर एक को रिप्लाई भी करता हूँ। आप मेरे पिछले कमेंट देख सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं पूछना है कुछ तो आप नाइस वीडियो या गुड वीडियो जो भी आपको सही लगे वो लिख सकते हैं, उसके नीचे मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, उसके साथ में हार्ट भी देता हूँ। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा शेयर करेंगे, ज्ञान बांटेंगे तभी आपको आएगा और आप सबका मतलब सीटेट अच्छे से क्रैक होगा, अच्छे से नंबर आएंगे। चलिए, एक छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी, अच्छा लगा, अपने ही लोग हैं, शेयर करना चाहा, क्योंकि मैंने इस चैनल को एक परिवार की तरह बनाया है। आप सबको मैं अपना परिवार ही मानता हूँ, तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरे परिवार का ही हिस्सा हैं, तो और लोगों को जोड़ेंगे इस परिवार में तो आप ही के लिए अच्छा है। प्लीज़ कीजिएगा, आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लाता रहूँगा। आगे दिया हुआ है अगला पॉइंट, भीमा संघ। ये बच्चों की पंचायत है। ये कर्नाटक में के होलकुंडी गांव में पानी की समस्या को ठीक किया इसने। मतलब भीमा संघ आपसे पूछा जाए क्या है, तो भीमा संघ जो है वो एक बच्चों की पंचायत है, इसमें बच्चे हैं और ये कर्नाटक के होलकुंडी गांव की है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी की समस्या थी, उसकी समस्या को इस भीमा संघ ने दूर किया। आगे दिया हुआ है बरगद के पेड़ के बारे में। बरगद का जो पेड़ होता है उसकी जो लटकन होती है, आपने अगर बरगद का पेड़ देखा होगा तो उससे बहुत सी जड़ें लटकती रहती हैं, तो असल में वो उसकी जड़ें ही होती हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, वो उसकी जड़ें होती हैं जो कि नीचे तक लटक आती हैं और ये टहनियों से निकलकर बढ़ते बढ़ते ज़मीन तक चली जाती हैं। आपने देखा होगा वो धीरे धीरे लटक कर नीचे ज़मीन तक चली जाती हैं। उसके बाद जब वो ज़मीन में मिल जाती हैं तो वो मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं, क्योंकि काफ़ी भारी पेड़ होता है, हवा आएगी तो बीच से फट सकता है या फिर नीचे टूट के गिर सकता है। तो ये जगह जगह से जो जड़ें निकल आती हैं काफ़ी मोटी हो जाती हैं, वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, फिर पेड़ को वो सहारा देती हैं जगह जगह पे। तो ये था बरगद के पेड़ के बारे में। आगे देखते हैं,
ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ पाया जाता है। इसकी ऊंचाई दीवार के बराबर एवं पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। 30 पेड़ को अगर लेटा दिया जाए तो उसके बराबर ज़मीन तक जाती हैं और ये जड़ें नीचे पानी तक पहुंच जाती हैं। बताइए, ये पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब इलाके में पानी की कमी होती है तो लोग पाइप डालकर, पतला पाइप डालकर इसे निकाल लेते हैं। बताइए कितना मतलब काम का पेड़ है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसको रेगिस्तानी ओक बोलते हैं। इसको मतलब काफ़ी ऊंचाई का होता है, दीवार के बराबर। इसमें पत्तियां कम होती हैं और इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं जहाँ तक पानी होता है। इस पेड़ की लंबाई के बराबर 30 पेड़ लिटा दिए जाएँ इतनी नीचे तक, और पानी तक ये जड़ें जब पहुँच जाती हैं तो इनके तनों तक पानी आ जाता है। तने में पानी जमा रहता है और जब कभी भी इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के स्थानीय लोग इसके तने में पतली पाइप डालते हैं, फिर उसके बाद पानी को निकाल लेते हैं। आगे दिया हुआ है बिहू त्यौहार असम में चावल की नई फसल कटने पर मनाते हैं। तो बिहू त्यौहार जो है वो कहाँ का है? असम का है। उरुका बिहू के पिछले दिन की शाम को कहते हैं। मतलब बिहू त्यौहार जिस दिन मनाया जाना है उसके एक दिन पहले उरुका होता है। उसके एक दिन पहले की शाम जो होती है उसे उरुका बोलते हैं। गांव के लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। कब? उरुका में। बोरा व चेवा चावल के प्रकार हैं। बोरा व चेवा ये चावल के प्रकार हैं। ये पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और यहाँ खाए जाते हैं। ताओ कड़ाही को कहते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जो ताओ होता है वो कड़ाही को बोला जाता है। सभी लोग ज़मीन पर बैठकर केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। लकड़ी से भेला घर बनाया जाता है, फिर उसे जला देते हैं। ज़्यादातर औरतें पीले कपड़े पहनकर बिहू नृत्य करती हैं। देखिए मतलब कितना ये लोग पारंपरिक तरीके से करते हैं। चावल जो बनाते हैं उनको खाते हैं, फिर उसके बाद ज़मीन पर बैठकर सब केले के पत्ते पर खाते हैं। फिर उसके बाद भेला घर बनाया जाता है जो कि लकड़ी का होता है, फिर उसे जलाकर औरतें नृत्य करती हैं पीले रंग के कपड़े पहनकर। उसे ही बिहू नृत्य कहते हैं। अपने इंडिया की संस्कृति इसीलिए है, मतलब हमारे यहाँ की संस्कृति की पहचान इसीलिए है। जगह जगह पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें। गुरुद्वारे में अरदास के बाद आटे का बना कड़ाह प्रसाद दिया जाता है। गुरुद्वारे में एक साथ खाना बनाने व पकाने को लंगर कहते हैं। आगे का पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में ज़्यादातर बुनकर परिवार रहते हैं, इसलिए इस सुंदर व अनोखी बुनाई को पोचमपल्ली कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश का जो पोचमपल्ली ज़िला है वहाँ पे जो बुनाई होती है उसे पोचमपल्ली कहते हैं। वहीं कुल्लू की स्वाल मधुबनी पेंटिंग बिहार मधुबनी पेंटिंग मैंने अभी आपको बताया था बिहार में। असम की सिल्क व कश्मीर की कढ़ाई प्रसिद्ध है। ये कुछ चीज़ें थी जो जिस जगह पे प्रसिद्ध हैं उसके बारे में। आगे दिया हुआ है अबू धाबी अबू धाबी ये और इसके आसपास के देश रेगिस्तान में हैं। यहाँ बारिश कम होती है, रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। तो जो अबू धाबी है वो रेगिस्तानी देश है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ जो रेतीली ज़मीन होती है उसके नीचे तेल पाया जाता है और पानी से भी सस्ता पेट्रोल होता है, क्योंकि वहाँ के नलों में मतलब वहाँ पे अगर नल लगाया जाए जो भी पाइप हैं तो उनसे तेल ही निकलता है, तो वहाँ पे पानी से सस्ता होगा, लेकिन वहाँ पे पानी महंगा होगा क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता। यहाँ केवल खजूर के पेड़ होते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है तो वहाँ पे खजूर के पेड़ होते हैं। यहाँ की मुद्रा दिरहम है जिस पर अरबी भाषा लिखी होती है। यहाँ गर्मी के कारण लोग ढीले सूती वस्त्रों के साथ सिर व शरीर पर को ढक कर रखते हैं। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में या फिर कहीं भी, तो वो होते हैं पूरा पूरा ऊपर से नीचे तक वाइट पहने रहते हैं, ऊपर रुमाल बांधे रहते हैं सर में, तो वही तो ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनते हैं और सिर को भी ढक कर रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि गरम मसाले उगाए जाते हैं। तो केरल जो है वो गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि गरम मसाले उगाए जाते हैं। आगे वहीदा प्रिज्म जी के बारे में दिया हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले थान मंडी क्षेत्र की हैं। तो जो ये वहीदा प्रिज्म है ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं जो भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। तो ये वहीदा प्रिज्म जी के बारे में था, ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट्स मैंने जैसे जैसे आपको बताए ये सभी आपको याद रखने हैं, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं।
साथियों, यहाँ से आपके क्लास 4th के एनसीईआरटी नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ईवीएस के इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपका 100% यहीं से फंस जाएगा। आप बाद में खुद कमेंट करेंगे यहाँ पे आके कि मतलब इस वीडियो से आपको कितना आया, क्योंकि एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस थे यहाँ पे सब डाल दिए गए हैं इंपॉर्टेंट। सभी यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं सब आए हुए ही हैं सीटेट में। ये सब करने के बाद में हम आगे जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। और जो भी कराया जा रहा है आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तभी आपको भी ज्ञान बढ़ेगा। यहाँ से आपके कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन के एनसीईआरटी नोट्स शुरू हो जाते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। पहला पॉइंट है, चींटियाँ चलते समय गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे की चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने कई जगह पे चींटियों की लाइंस देखी होंगी, तो वो ऐसे बन जाती हैं कि एक चींटी होती है, उसकी गंध छोड़ती है, फिर दूसरी उसी को सूंघ कर उसके पीछे चल देती है, जिससे लंबी लाइन सी बनती चली जाती है। अगला पॉइंट है, मच्छर हमें शरीर की गंध पैरों के तलवे व शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। अगला पॉइंट है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ये पिछली बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर गंध से पहचान लेता है। अगला पॉइंट है, सड़कों पर कुत्तों की जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे को मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि ये उसके इलाके के बाहर का कुत्ता है। आपने कुत्तों को बाहर घूमते हुए देखा होगा, वो इधर उधर सूंघते रहते हैं, तो वो यही पता लगाते हैं कि मेरे इलाके में किसी दूसरे इलाके का कुत्ता तो नहीं आया था। अगला पॉइंट है, ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। आपने पक्षियों को देखा होगा, मतलब वो एक ही साथ में दो अलग दिशाओं में देख सकते हैं। जैसे हम लोग एक ही चीज़ को देख सकते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है, उनकी दोनों आँखें अलग अलग दिशाओं में देख सकती हैं। इसके अलावा जब वो बिल्कुल सामने देख रहे हों तब एक ही चीज़ को देख रहे होते हैं। अगला पॉइंट, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे घुमाती है, वहीं उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। पिछली बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा था और बहुत लोगों का गलत हुआ था। उसमें क्वेश्चन दिया था कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से हिलाता है, तो उसमें ऑप्शन में मैना और उल्लू दोनों थे। तो ज़्यादातर लोगों ने उल्लू लगा दिया था, क्योंकि सबको पता था कि गर्दन पीछे घुमा लेता है, लेकिन ये पूछा गया था कि कौन सा झटके से घुमाता है, तो झटके से जो घुमाती है वो मैना है। तो इसका आंसर मैना सही हो जाएगा। उल्लू तो सिर्फ घुमा सकता है पीछे। अगला पॉइंट है, चीलबाज गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, ये उसे 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। बताइए, चीलबाज गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले हर चीज़ काली सफ़ेद देखते हैं। मतलब जो जानवर दिन में जागने वाले होते हैं तो वो कुछ रंगों को देख सकते हैं, वहीं जो सिर्फ रात में जागते हैं जैसे चमगादड़ हुआ, तो वो सिर्फ काली सफ़ेद चीज़ें देख सकते हैं और कोई रंग उनको दिखाई नहीं देता। साथियों, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अगला पॉइंट है, सांप में बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन पर चलने के कारण ज़मीन में हुए कंपन को ही वो सुन सकता है। सांप में जो बाहर से कान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो ज़मीन में जो कंपन होता है उसी को महसूस कर सकता है। अगला पॉइंट है, लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। जो लंगूर होता है उसके पास जब कोई मुसीबत आती है तो वो उनको देखकर एक ख़ास तरह की आवाज़ निकालकर अपने साथियों को बताता है कि वो खतरे में है। इसी तरह से पक्षी भी तरह तरह की आवाज़ें निकाल लेते हैं। अगला पॉइंट है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। मछलियाँ इसी काम के लिए तरंगे छोड़ती हैं। अगला पॉइंट है, सन 2004 में अंडमान में सुनामी आने से पहले जानवरों के अजीब व्यवहार को वहाँ के आदिवासी समझ गए और हर जगह को खाली कर दिया। मतलब जब भी कोई आपदा आने वाली होती है तो जानवरों को पहले से ही महसूस होने लगता है। ये जो बिलों में रहते हैं जैसे चूहे वगैरह, तो वो निकल कर बाहर आने लगते हैं जब भी भूकंप आने वाला होता है उससे पहले। तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई आपदा आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
बहुत से जानवर खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे सर्दियों में छिपकली। छिपकली को आपने सिर्फ गर्मियों में देखा होगा, वो सर्दियों में क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि वो गहरी नींद में चली गई होती है, क्योंकि उसकी जो त्वचा है वो सर्दी के हिसाब से नहीं बनी है, तो वो किसी भी जगह घुस के बैठ जाती है और फिर गहरी नींद में चली जाती है। उसके बाद गर्मियों में फिर से निकल आती है। अगला पॉइंट दिया है स्लाथ के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये भालू जैसे दिखते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। जब ये पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब दूसरे पेड़ पर जाते हैं। 40 वर्ष के पूरे जीवन में 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ के नीचे उतरते हैं। तो ये जो स्लाथ होते हैं ये काफ़ी आलसी है। ये भालू की तरह दिखता है। ये एक पेड़ पर रहता है और उसी के पत्ते खाता रहता है और करीब 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। इसके अलावा जब सारे पत्ते ख़त्म हो जाते हैं तभी दूसरे पेड़ पर जाता है और 40 वर्ष के पूरे जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों की यात्रा कर पाता है, बताइए। और एक सप्ताह में सिर्फ एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। अगला पॉइंट दिया है, गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे सोती है। ये कुछ जानवरों के सोने का मतलब टाइम दिया हुआ है। इनसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। वो एक तरीके का चित्र बना के पूछ लेता है, घड़ी जैसी बना देगा, उसमें कितने घंटे कौन सा जानवर सोता है ऐसे दर्शा देगा, तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे उसमें दिया होगा कि ऐसे घड़ी बनी होगी, उसमें कुछ घंटे दिखा देगा कि यह कौन सा जानवर है जो इतने घंटे सोता है, तो आपको जब याद होगा तब आप बता पाएंगे। अगला पॉइंट है बाघ के बारे में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। बाघ की आवाज़ बदलती रहती है। गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज़, कराहने और गुर्राने की अलग आवाज़ होती है। तो बाघ जो होता है हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है अंधेरे में। बाघ की मूंछें जो होती हैं वो हवा में कंपन को भांप लेती हैं। जैसे किसी ने कुछ हरकत की है तो वो हवा में जो कंपन होगा उसे वो भांप लेगा अपनी मूंछों से। बाघ की आवाज़ जो होती हैं वो भी ख़ास मौके पर ख़ास तरीके की होती है। जैसे गुस्से में अलग तरीके से गुर्राता है, बाघिन को बुलाने के लिए अलग तरीके से। इसी तरीके से इसका गुर्राना जो है वो 3 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ता है और दूसरा बाघ इस गंध से पहचान लेता है, बिल्कुल कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ते के इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आता है तो वो मूत्र की गंध से पहचान लेता है। वहीं आगे दिया हुआ है, बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार का झाड़ी हिलाना पहचान लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो बाघ होता है वो हवा में पत्ते हिल रहे हैं या फिर कोई उसके पीछे शिकारी छिपा है वो हिला रहा है पत्ते, तो ये वो पहचान सकता है। इसके कान 2 अलग अलग दिशाओं में सुन सकते हैं और घूम सकते हैं। इसके जो कान हैं वो 2 अलग अलग दिशाओं में घूमकर अलग अलग सुन सकते हैं। तो ये बाघ की कुछ खासियत थी जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर में घाना, यहाँ जानवरों का शिकार मना है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहीं राजस्थान के भरतपुर में घाना नेशनल पार्क, यहाँ जानवरों का शिकार करना मना है। जो सांपों को अपनी धुन पर नचा सकते हैं उन लोगों को कालबेलिया कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कालबेलिया क्या है, तो जो सांपों को नचाते हैं उन्हें कालबेलिया कहते हैं। बेटी की शादी में सांप तोहफे में देते हैं। बेटियों की जब ये शादी करते हैं तो उन्हें सांप तोहफे में इसलिए देते हैं क्योंकि यही इनका पेशा है, रोज़ी रोटी है, तो यही उनको मतलब एक तरीके से कह दो उनके साथ में देते हैं ये। अगला पॉइंट है नाग गुफन, ऐसे डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो नाग गुफन क्या है? एक तरीके की डिज़ाइन है या रंगोली कह लो, जो दीवारों को सजाने के लिए गुजरात, दक्षिण भारत, सौराष्ट्र में प्रयोग की जाती है। अगला पॉइंट है बीन पार्टी के बाजे, बीन, तुम्बा, खुंजरी, ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो ये जो है ये इसलिए इसमें पर्यावरण में दिया हुआ है क्योंकि प्राकृतिक चीज़ को यूज़ करके ये सब चीज़ें बनी हैं। ये तुम्बा और ये खुंजरी और बीन, ये सब ढोल को छोड़कर ये सब लौकी से बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा गाँव में लौकी का पेड़ होता है, उसमें लौकी लगती हैं, फिर उसके बाद में अगर कोई लौकी छूट जाती है तो वो बिल्कुल सूख जाती है, तो क्या करते हैं उसके अंदर के बीज निकाल देते हैं, तो उसका आवरण जो बच जाता है उसी से ये तैयार करते हैं ये वाद्य यंत्र। आगे का पॉइंट, हमारे देश में 4 जहरीले सांप नाग यानी कोबरा, कुरैत, दुबोइया, अफाई पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है कई बार।
सांप किसी के शरीर में 2 खोखले दांतों से जहर पहुंचाता है। जहर का असर खत्म करने के लिए सीरम दी जाती है। ये भी सांप के जहर से बनती है। जिस तरह से कहा जाता है ना, लोहे को लोहा काटता है, ठीक उसी तरीके से जहर को जहर ही काटता है। तो सांप का जो जहर होता है, जो अपने 2 खोखले दांतों को घुसा के पहुंचा देता है शरीर में, तो वो कैसे दूर होगा? वो सीरम दवा से दूर होता है। और ये किससे बनती है? सांप के ही जहर से बनती है। तो ये जो 4 जहरीले सांप हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा। नाग यानी कोबरा, कुरैत, दुबैया, अफाई, ये चारों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार ने नियम बनाया है कि किसी जंगली जानवर को ना तो पकड़ सकते हैं, ना ही अपने पास रख सकते हैं। किसी भी जंगली जानवर को पाला नहीं जा सकता है, ये नियम है। अगला पॉइंट है, जीभ में कुछ दाने दाने से दिखते हैं, उन्हीं से स्वाद पता चलता है। जीभ में आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे से दाने दाने से रहते हैं, तो वो टेस्ट बड्स होती हैं, तो उन्हीं से ही पता चलता है कि स्वाद कैसा है खाने का। खाने को 30 से 32 बार चबाकर खाना चाहिए। खाने को 30 से 32 बार चबा कर खाना चाहिए। नहीं कहा जाता है कि चबा के खाना चाहिए, जिससे उसमें अच्छे से लार मिक्स हो सके, जिससे पाचन क्रिया अच्छी हो सके। अगला पॉइंट है, काला हांडी जिला उड़ीसा में है। ये किस लिए फेमस है? चावल की सबसे अधिक पैदावार और दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। चावल की सबसे अधिक पैदावार कहाँ होती है? काला हांडी जिला उड़ीसा में, और दूसरे ज़िलों को भी यहीं से भेजा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ भूखमरी है। बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है, खाने की चीज़ों को 1-2 दिन खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय दिए गए हैं। जैसे दूध है, तो उसे 1-2 दिन के लिए बचाने के लिए एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं, जिससे वो 1-2 दिन तक ख़राब नहीं होता। वहीं चावल के बारे में दिया हुआ है, जो पके हुए हों गीले कपड़े में लपेट कर रख देने से 1-2 दिन तक ख़राब नहीं होता है। हरी धनिया को उबाल कर ख़राब होने से बचा सकते हैं, वहीं प्याज लहसुन को खुले में रखकर नमी से बचाकर। अगला पॉइंट है, आंध्र प्रदेश में आम से आम पापड़, मामिड़ी त्रांडा बनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में आम से आम पापड़ बनता है। अगला पॉइंट है, शिकारी पौधे निपोन्थिस, जिसे घटपर्णी भी बोलते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो ये जो निपोन्थिस होता है, ये एक शिकारी पौधा है। ये आसपास के छोटे छोटे जो वो होते हैं, उड़ा करते हैं छोटे छोटे से जीव, तो उनको आकर्षित करता है, और फिर उसके बाद इसका जो घड़े जैसा ऊपर रखा होता है उसको बंद कर लेता है और खा लेता है, इसलिए इसे शिकारी पौधे या नरभक्षी पौधे भी बोलते हैं। अगला पॉइंट है, वेल्क्रो जो होता है, ये स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया था। स्विट्ज़रलैंड के थे जॉर्ज मेस्ट्रल, उन्होंने वेल्क्रो बनाया था। वेल्क्रो क्या होता है? इसकी दोनों सतह चिपक जाती हैं। बस्ते में, कपड़े में, जूते में, पट्टे में इसको यूज़ किया जाता है। बस्ते में लगा हुआ देखा होगा, दोनों साइड्स पे लगा रहता है, उसको चिपका लो, या फिर कभी कभार जूतों में भी देखा होगा, दोनों साइड्स में लगा रहता है, सैंडल्स वगैरह में, तो उसको चिपकाया जाता है, तो वही वेल्क्रो होता है। तो इसको स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ चीज़ों के बारे में दिया हुआ है खाने की, जो कि विदेशों से भारत आई। तो कहाँ से? जैसे मिर्ची की बात करें तो मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। मिर्ची कहाँ से आई? दक्षिण अमेरिका से। लाया कौन? पुर्तगाल देश के व्यापारी। वहीं भिंडी और कॉफ़ी की बात करें तो ये अफ्रीका से आई। गोभी और मटर यूरोप से आया। चाय असम में ज़्यादा होती है। वहीं सोयाबीन चीन से आई। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई थी। अगला पॉइंट है राजा घड़सी जो कि राजस्थान के जैसलमेर के राजा थे। 650 साल पहले उन्होंने घड़सीसर नामक तालाब बनाया था। घड़सीसर नामक तालाब जो था वो राजा घड़सी ने बनाया था, वो भी राजस्थान के जैसलमेर में। अगला पॉइंट है, अल बरूनी 1000 साल पहले उज़्बेकिस्तान से आया था। ये पूछा जाता है, इसने किताबों में तालाबों का वर्णन किया था। जो अल बरूनी था उज़्बेकिस्तान से आया था। राजस्थान में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब, जोहड़, बावड़ियाँ क्या होती हैं? सीढ़ीदार कुआं बनाई जाती हैं राजस्थान में। उत्तराखंड में नई दुल्हन जब आती है तो उसे आसपास के झरने के पास ले जाकर वो उसका सिर झुकाती है, फिर उसके बाद स्नान वगैरह करती है। तो ये कुछ वहाँ का रिवाज है पर्यावरण के प्रति, संस्कृति में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, तरुण भारत संघ
तो तरुण भारत संघ जो है ये पानी के इंतज़ाम से जुड़ी हुई एक संस्था है। आपसे पूछा जाए कि तरुण भारत संघ क्या है, तो ये पानी का इंतज़ाम करने वाली एक संस्था है। मृत सागर जो है वो इतना ज़्यादा नमकीन है कि उसके 1 लीटर पानी से 300 ग्राम नमक बनाया जा सकता है। मृत सागर है, उसमें अगर कोई लेट जाए तो वो डूबेगा नहीं, क्योंकि उसका पानी बहुत ही ज़्यादा खारा है। आमतौर पर जितने समुद्र हैं सबका पानी खारा ही होता है, लेकिन मृत सागर का कुछ ज़्यादा ही खारा है। अगला पॉइंट है, दांडी यात्रा 1930 में गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी तक की थी। समुद्र तट की इस लंबी यात्रा में उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। उन्होंने बताया था अंग्रेज़ों ने नमक पे बहुत टैक्स लगा दिया था। उन्होंने कहा था ये प्राकृतिक रूप से बनता है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, और इसे बनाने पर कोई मतलब इसे बनाने के लिए कोई किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बना सकता है कोई भी। अगला पॉइंट दिया हुआ है मलेरिया। मलेरिया के बारे में दिया हुआ है, इसकी दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। सिनकोना पेड़ होता है, उसी की छाल से मलेरिया की दवा बनती है। एनीमिया, एनीमिया क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की जब भी कमी हो जाएगी खून में तो उसे एनीमिया रोग कहते हैं। 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में बच्चों को एनीमिया के शिकार हो गए थे। अब हीमोग्लोबिन जो है वो 12 से 16 ग्राम पर डीएल होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब रोनाल्ड रॉस कौन थे, इन्होंने क्या खोजा था, इन्होंने मलेरिया मच्छर से फैलता है ये बताया था, और उन्हें 1902 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला। मक्खी अगर काट ले तो पेट की बीमारी होती है। अगला पॉइंट है, पहाड़ पर चढ़ते समय विटामिन सी, आयरन की गोली व गर्म दूध दिया जाता है। पहाड़ पर जब भी चढ़ाई करते हैं तो विटामिन सी, आयरन की गोली और गर्म दूध दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहाड़ पर चढ़ते समय रॉक क्लाइंबिंग, उसे रॉक क्लाइंबिंग बोलते हैं। जब भी पहाड़ पे चढ़ना होगा तो उसे रॉक क्लाइंबिंग बोलेंगे। कमर सीधी 90 डिग्री का कोण रखा जाता है। वहीं नीचे उतरते समय को रैपलिंग बोलते हैं। जो नीचे उतरना है कहीं ऊंचाई से पहाड़ से तो उसे रैपलिंग बोलते हैं। 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए बछेंद्री पाल को 1984 में चुना गया था। 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सागर माथा जिसे नेपाल में बोलते हैं पर 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने पहला कदम रखा था। ये इम्पॉर्टेंट है। 8900 मीटर की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं, नेपाली नाम है सागर माथा, उस पर 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने कदम रखा था। भारत की पहली ये महिला थी और वर्ल्ड की 5th, विश्व की 5वीं महिला थी जो इस चोटी पर चढ़ी थी और भारत की पहली। अगला पॉइंट है, 9 दिसंबर 2006 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान में गई थी। 9 दिसंबर 2006 में। अगला पॉइंट है, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर सबसे पहले पहुंचे थे। चांद पर सबसे पहले पहुंचने वाले नील आर्मस्ट्रांग सन 1969 में। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। बर्फ़ के ढके पहाड़, सूखा ठंडा रेगिस्तान। यहाँ फ़र्श भी लकड़ी की बनी होती है। जो लद्दाख है वो ठंडा रेगिस्तान है और यहाँ पर जो फ़र्श है वो लकड़ी की बनाई जाती है। फल सब्जी गर्मी में सुखा कर रख लिए जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ के टाइम पे तो वहाँ कोई उत्पादन हो नहीं सकता है, ना ही वहाँ सब्जियाँ मिल पाएंगी, तो पहले से ही सुखा कर रखते हैं, जिसे बाद में पानी में भिगो के बना लिया जाता है। अगला पॉइंट है, चांगथांग जम्मू एंड कश्मीर में है। ये 5000 मीटर पर मैदानी पथरीला इलाका है। 5000 मीटर पर मैदानी पथरीला इलाका है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर। चंगपा घुमंतु लोगों को कहते हैं जो एक जगह पर नहीं रहते। ये सब था। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पश्मीना शॉल के बारे में। आप पीछे के क्वेश्चंस देखिएगा, उसमें ये बहुत पूछा हुआ है पश्मीना शॉल के बारे में। एक क्वेश्चन तो हर बार आता है। 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती हैं पश्मीना शॉल। ये बहुत ही पतली होती हैं, गर्मी 6 स्वेटर के बराबर लेकिन बहुत पतली। ये पहाड़ी बकरियों की एक ख़ास नस्ल से बनाई जाती हैं और 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो रह सकती है -40 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब ये सभी जितनी भी बकरियां हैं उनसे नहीं बन सकती। एक ख़ास तरीके की बकरी होती है जो कि -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पे रह सकती है, वो भी 5000 मीटर की ऊंचाई पर। उसी ख़ास नस्ल की बकरी से ये बनती है। इस बकरी के जो 6 बाल होंगे वो हमारे एक बाल की मोटाई के बराबर होते हैं। मतलब इस बकरी का बाल इतना पतला होता है।
इसकी बुनाई हाथों से खास बुनकरों के द्वारा 250 घंटे में की जाती है, तब ये एक बनती है। ये जो पश्मीना शॉल होती है बहुत ही महंगी शॉल होती है, क्योंकि इसकी बुनाई हाथों से ही हो सकती है, किसी भी मशीन से नहीं बनाई जा सकती है। वो भी हाथों से इसे सब लोग नहीं बना सकते हैं। इसके लिए खास तरीके के बुनकर ढूंढने पड़ते हैं जो इसे बुनते हैं। वो भी 250 घंटे में बन पाती है बुनने के बाद, और गर्म बहुत ज़्यादा होती है और एक ख़ास नस्ल की बकरी से बनती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा पश्मीना शॉल के बारे में। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपनी तरफ से लाइक दे दें। हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, मतलब आपको हर एक चीज़ फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, तो आपसे बस इतना ही मांगते हैं। आप अपनी तरफ से लाइक कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। आप भी फ्री में लाइक कर सकते हैं, मैं भी आपको फ्री में सब कुछ दे रहा हूँ। ये मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। राइटिंग इतनी खास नहीं है, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है। सब कुछ पीछे का पूछा हुआ ही है, सब मैंने अपने हाथ से लिखकर आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, जिसके लिए आपको कुछ चार्ज नहीं करना है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने 1-2 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बस आपसे इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। और ज़्यादा अच्छा लग जाए तो नीचे कमेंट कर देंगे, तो उसको मैं हार्ट दे दूँगा अपनी तरफ से, और हर एक कमेंट का रिप्लाई तो मैं करता ही हूँ। तो मुझे भी पसंद आएगा कि आपको कुछ अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। किसी की मेहनत का कुछ थोड़ा सा फल आप दे सकते हैं, वो लाइक करके दे सकते हैं। और स्वार्थी बनना है तो आप वीडियो देख के या छोड़ के चले जाएंगे, तो मुझे भी कुछ इतना वो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी। धन्यवाद। आगे देखता हूँ। जिन्होंने अभी तक लाइक कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट भी कीजिएगा अच्छे। मैं आप लोगों की कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। अगला पॉइंट है, चंगपा टेंटों को रेबो कहते हैं। जो टेंट होते हैं उनको चंगपा जो होते हैं वो रेबो बोलते हैं। डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, में तैरते हुए घरों को सिकरा बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में जो तैरते हुए घर होते हैं डल झील में, उनको सिकरा बोला जाता है। जम्मू कश्मीर के लोग रोटी घर पर नहीं बनाते, बेकरी की दुकानों से ख़रीदते हैं। जैसे हम लोगों के घरों में क्या होता है, मम्मी रोटी बना देती हैं या फिर घरों में ही रोटियां बनती हैं आमतौर पर, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोग बेकरी की दुकानों से ख़रीदते हैं, जहाँ से हम लोग पेस्ट्री वगैरह ख़रीदते हैं, केक वगैरह, वहाँ से वो लोग रोटियाँ ख़रीदते हैं। अगला पॉइंट है, श्रीनगर में हाउस बोट 80 फुट लंबे और 8 से 9 फुट चौड़े होते हैं। श्रीनगर में जो हाउस बोट होते हैं वो 80 फुट लंबे और 8 से 9 फुट चौड़े होते हैं। इनकी छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी, इसमें एक खास डिज़ाइन जिसे ख़त्म बंद बोलते हैं। मतलब जो इन पे हाउस बोट्स होते हैं, इन पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी की जाती है और एक ख़ास डिज़ाइन बनाई जाती है जिसे ख़त्म बंद बोलते हैं, जो जिंगसा जैसा दिखता है। अगला पॉइंट है, यहाँ के घरों में पुराने जालीदार खिड़कियाँ होते हैं जिन्हें डब बोलते हैं। यहाँ के जो घर हैं उनमें पुरानी जालीदार खिड़कियाँ होती हैं, उन्हीं को डब बोलते हैं। अगला पॉइंट है, 26 जनवरी 2001 में भुज अहमदाबाद में जो है वहाँ भूकंप आया था। अहमदाबाद के भुज में 2001 में 26 जनवरी को भूकंप आया था। उस टाइम पे डॉक्टर जाकिर हुसैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अगला पॉइंट है, विक्टोरिया टर्मिनल, ये एक रेलवे स्टेशन है। ये कहाँ है? मुंबई में। अगला पॉइंट है, गुजरात में ताज़ी सब्जियों को मटके में भरकर कोयले के अंगारों पर पकाते हैं, इसे ऊंधियू कहते हैं। ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा। तो गुजरात में एक ख़ास तरीके से सब्जियों को मटके में भरकर पकाते हैं। झारखंड में कुडुक भाषा बोली जाती है। झारखंड में जो है कुडुक भाषा बोली जाती है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो कुडुक भाषा है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, सूर्यमणि एक चमकता सितारा है। चमकता सितारा मैंने बताया था, वो लड़कियां खास तरीके की जो स्कूल जाते समय जिन्होंने कुछ खास काम किया, तो झारखंड से हैं। ये जो सूर्यमणि हैं, ये चमकता सितारा हैं, वो भी झारखंड से हैं। ये हर रविवार बच्चों को जंगल ले जाती हैं। वहाँ बच्चों को पेड़ पौधों और जानवरों से की पहचान करवाती हैं। वह कहती हैं, हम आदिवासियों की ज़िंदगी जंगलों से जुड़ी हुई है, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है। मतलब ये हर संडे को बच्चों को जंगल ले जाती हैं और वहाँ जानवरों और पेड़ों की पहचान कराती हैं बच्चों को, और कहती हैं कि जंगलों से हम जुड़े हुए हैं, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। बच्चों को जागरूक करती हैं अपने पर्यावरण के प्रति। यही हमें सिखाया जाता है पर्यावरण में। सूर्यमणि ने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन शुरू किया था। सूर्यमणि का सपना था
कि वह कुडुक समाज जो कि आदिवासी समाज है की पहचान बनाए। उन्होंने 21 साल की उम्र में तोरांग एक केंद्र है खोला था। कुडुक भाषा में तोरांग जंगल को बोलते हैं। तोरांग में कुडुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबें, बांसुरी, ढोल भी रखे गए हैं। तो ये सब था सूर्यमणि जी के बारे में। अगला पॉइंट देख लेते हैं, जंगल अधिकार अधिनियम, जंगल अधिकार कानून 2007, ये इम्पॉर्टेंट है। ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगलों में रह रहे हैं, वहाँ उनका मतलब उनका वहाँ के जंगल व वहाँ की पैदा हुई चीज़ों पर हक है। उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। जंगल बचाने का काम भी मतलब जंगल बचाने का काम उनकी ग्राम सभा करती है। अगर वहाँ पे किसी को कुछ चाहिए या कुछ कराना है तो उनकी ग्राम सभा से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जो आदिवासियों की ग्राम सभा होगी। अगला पॉइंट है, मिजोरम में झूम खेती होती है। अब ये झूम खेती क्या होती है, इसमें जंगलों को जलाकर काट कर वहाँ पर फसल उगाते हैं। फिर उसके बाद जब फसल पक जाती है तो उसे ले लेते हैं, मतलब उपयोग में ले लेते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी जगह बढ़ जाते हैं, फिर कोई जंगल जला देते हैं। इस तरीके से ये करी जाती है। फसल पकने पर चेराओ नाच में ज़मीन पर बाँस की डंडी लेकर दो लोग आमने सामने बैठती हैं। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटती हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ख़ास तरीके से होता है ये डांस, जिसे चेराओ बोलते हैं। अगला पॉइंट है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आजकल आम जिंदगी में लोग पर्यावरण से दूर होते जा रहे हैं, पेड़ पौधों से दूर होते जा रहे हैं। तो मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट है, ग्रेगोर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अगला पॉइंट है, ये 9th 10th में आपने पढ़ा होगा ग्रेगोर जॉन मेंडल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, पोलियो जैसी बीमारी जीवाणु से फैलती है, जन्मजात नहीं होती है। तो जीवाणु से फैलती है पोलियो बीमारी। अगला पॉइंट है, पूरण चोली, चने की दाल से जो मीठी रोटियां बनती हैं उनको पूरण चोली कहते हैं। यहीं तक था आपका क्लास 5th का। ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा। आपके जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतना ही ज़्यादा मुझे खुशी होगी। मैंने आपको जो भी प्रोवाइड कराया है, इतना बड़ा वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी घंटों की मेहनत है। मुझे बार बार कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो देख लेते हैं और चले जाते हैं। आप लोग लाइक करते हैं तो बहुत हौसला बढ़ता है, आपके लिए आगे अच्छी अच्छी चीज़ें ला पाते हैं। आपको मेहनत दिख रही होगी, सामने मैंने पूरा सब नोट्स लिखा है, फिर उसके बाद में उसको पूरा रिकॉर्ड किया है, तब जाके अपलोड किया है मैंने। काफ़ी मेहनत लगी है। तो बस आपसे लाइक और शेयर ही मांगता हूँ। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी वीडियो बाकी है, पूरा वीडियो देख के ही जाइएगा। निश्चित ही आपको इस एक वीडियो के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पीछे के कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। अब हम पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हमने 3rd 4th 5th का NCERT EVS पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने अच्छे से सब कुछ समझ लिया है। साथियों, यहाँ पे कुछ पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर। मैं उनको अच्छे से मैंने लिखा है, आपको सब एक एक बारी बारी से दिखा देता हूँ। पहला प्रश्न है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात से जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने में कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। तो कई ऑप्शंस दिए थे, उनमें से जो राइट आंसर है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और फेफड़ा। ये सब चीज़ें गुजराती खाने की हैं। वो आपसे पूछना चाहता है तो वो पूरा क्वेश्चन घुमा के बनाया है कि मतलब आपसे डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली गुजरात का खाना पूछना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका आंसर होगा, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। मैंने आपको पक्षियों के बारे में बताया था तो उसमें ये बताया होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, जांच के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी को ये कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना होगा। तो उसको आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक गांव है। ये पोचमपल्ली कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव भाग है आंध्र प्रदेश का। अगला पॉइंट है, ये सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ यहाँ पे मिल रहा है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे सब समझ आ जाएगा। अभी एक बार में क्लियर नहीं होगा, आप इस वीडियो को 2 बार तक देख लीजिएगा, 2 से 3 बार तक। फिर इसके बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार में ही अच्छे से देखा है तो फिर आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपको दोबारा देखना चाहिए तो ज़रूर देखिएगा,
बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला इंग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अगला पॉइंट है, जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों व जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? तो इसमें बहुत से पॉइंट्स दिए थे, वृद्धि और प्रजनन सही था, जो कि जीवों और पौधों दोनों में देखने को मिलता है। ये मैंने अभी पढ़ाया था आपको, क्लास 5th के नोट्स में ही था। नेपेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों को और चूहों, छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा लेता है। हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। ये मैंने अभी आपको बताया था। देखिए मिल रहे हैं वही क्वेश्चन, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है, ज़मीन पर रहने वाले जंतु। अच्छा, ये ग्राफ के माध्यम से समझाया था। ये यहाँ पे मतलब उसने गोले बना बना के वेन डायग्राम जैसा समझाया था कि ज़मीन पर रहने वाले जंतु इधर हैं, पानी में रहने वाले जंतु इधर हैं, और ये अंडे देने वाले जंतु हैं। तो अगर तीनों को मिला दें तो बीच में कौन आ सकता है? तो मगरमच्छ, जो कि इन तीनों में ये सब शर्तें फुलफ़िल करता है। आगे का पॉइंट देखते हैं। सांपों के संदर्भ में सही कथन है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये जो नीचे मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, ये सब वहाँ ऑप्शन में लिखा था। सोचिए इतना इतना ज़्यादा ऑप्शन में लिखा रहता है, इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि एक एक पॉइंट देखते चलिएगा। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही आया है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनती है। मैंने बताया था आपको, सांप के काटने की दवा सीरम सांप के ही जहर से बनती है। अभी अभी आपको बिल्कुल बताया था, आपने सही से देखा होगा तो ध्यान होगा। अगला पॉइंट है, मधुमक्खी पालन का अच्छा समय है तो वो अक्टूबर से दिसंबर का है। ये भी मैंने आपको बताया है। रात में जागने वाले जानवर सभी वस्तुओं को काली व सफ़ेद रंगों में देखते हैं। ये सब आपका पढ़ा हुआ ही आ रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको परीक्षा में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। हाथियों के झुंड के विषय में सही कथन है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो ये हाथियों के बारे में था। अगला पॉइंट है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो वो पराग होता है। अगला पॉइंट है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। अच्छा, ये सही कथन चुनिए था, उसमें कई ऑप्शंस दिए थे तो मैंने सही चुन कर लिख दिया है। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये सब आपको अच्छे से मैंने समझाया है। अगला पॉइंट है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ये कुछ था मधुमक्खियों के बारे में। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी ओक के बारे में। राजस्थानी ओक यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें ज़मीन की उस गहराई तक पहुंच जाती हैं जहां पानी होता है। इन पेड़ों के तनों में पतली पाइप डालकर पानी निकाल सकते हैं। मतलब इनमें पाइप पानी जमा रहता है इन पेड़ों के तनों में, तो पतली पाइप डाल के वो पानी निकाल सकते हैं। ये सब मैंने आपको बताया था, आगे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। साथियों, ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए अमृत के समान उपयोगी सिद्ध होगा। हमारे कई घंटों की मेहनत को कुछ परिणाम दीजिए इस वीडियो को लाइक करके, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नीचे कोई अच्छी सी कमेंट भी कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।